लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बात करना चाहूंगा आपके डाउट क्लेरिफिकेशन के बारे में। आपको कोई डाउट है इस कोर्स में तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को देखिए और उस गूगल फॉर्म में अपने डाउट्स को आप पुट कर दीजिए। एक किसी पर्टिकुलर लेक्चर में जो आपके एजुकेटर होंगे वो उन डाउट्स को एक साथ क्लियर कर देंगे और उस लेक्चर के बारे में आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर शिक्षा सेतु टीम के द्वारा। अदर देन दिस आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी, जो कि एक इंटरेक्शन पॉइंट होगा सभी स्टूडेंट्स का, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदर देन दिस आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले लेक्चर्स के बारे में पता चलता रहे। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सीएसई थ्रू अवर बुक सोशियोलॉजिक डीमिस्टिफाइंग सोशियोलॉजी रिटन बाय मी। बात करें प्रीवियस लेक्चर की तो हम उसमें कंप्लीट कर चुके हैं फैक्ट, वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी। तो इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हमारा जो चैप्टर 2 है वो पूरा हो जाता है और अब हम देखेंगे सिलेबस। चैप्टर 2 हमने पूरा कर लिया है। चैप्टर 3 मैंने आपको जैसे पहले बताया है, इस चैप्टर को हम सबसे लास्ट में कवर करेंगे। मीन्स जब 10th चैप्टर पूरा हो जाएगा उसके बाद हम 3rd चैप्टर को करेंगे, क्योंकि ये बहुत इजी चैप्टर होगा और इसमें हम बस डेटा कलेक्शन मेथड्स को पढ़ते हैं। तो एक बार हम देख लें अपनी सोशियोलॉजी में पेपर 1 में क्या क्या है, तो फिर हम अच्छे से समझ पाएंगे कि उससे रिलेटेड डेटा कैसे कलेक्ट किया जाए और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, मेनली रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, जिस पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये चैप्टर हम सबसे लास्ट में कवर करेंगे। तो उसके बाद जो चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में 6 थिंकर्स हैं, मैंने जैसे आपको बताया, और 6 थिंकर्स में मेनली 4 पॉजिटिविस्ट थिंकर हैं और 3 फंक्शनलिस्ट थिंकर हैं, एक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट है जो कि मार्क्स हैं, एक सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म वाला है और एक इंटरप्रेटिविज्म वाले हैं, वेबर साहब इंटरप्रेटिविज्म। तो मीड को हम पहले ही कवर कर चुके हैं। सेल्फ एंड आइडेंटिटी जब हम सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म वाला चैप्टर कर रहे थे तो हम उसमें मीड पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। तो हमें मेनली 5 थिंकर्स पढ़ने हैं। अब बचे हुए 5 थिंकर्स में आप देखते हैं कि ये भी फंक्शनलिस्ट हैं, ये भी फंक्शनलिस्ट हैं और ये भी फंक्शनलिस्ट हैं। मतलब 3/5 60% जो अपना सिलेबस है वो फंक्शनलिस्ट स्कॉलर का है बचे हुए। तो हम पहले फंक्शनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम स्कॉलर्स को पढ़ना या थिंकर्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं लेक्चर्स पर। जैसे हमने आपको बताया कि दरखाइम जो हैं वो कंजर्वेटिव हैं, स्टेटस क्वेस्ट हैं, सोशोलॉजिस्ट हैं, प्लस ये फंक्शनलिस्ट हैं और पॉजिटिविस्ट हैं। मार्क्स हैं इनका, ये कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट हैं और पार्ट पॉजिटिविस्ट हैं। पार्ट पॉजिटिविस्ट क्यों हैं? क्योंकि इनकी जो कम्युनिज्म की थ्योरी है, जो कम्युनिज्म की थ्योरी है उसमें पॉजिटिविज्म जैसा कुछ नहीं दिखता है, क्योंकि वहाँ पर डेटा वेटा है नहीं कम्युनिज्म का। तो वहाँ पर ये फिलोसफर जैसे दिखाई पड़ते हैं। दुनिया कैसी होनी चाहिए, समाज कैसा होना चाहिए, इसके बारे में ज़्यादा बात करते हैं, ना कि समाज कैसा है। मीनिंग ये प्रिस्क्रिप्टिव सोशोलॉजिस्ट हो जाते हैं इन केस ऑफ कम्युनिज्म, जब कम्युनिज्म की थ्योरी आती है इनकी। इसलिए इनको पार्ट पॉजिटिविस्ट कहा जाता है, मीन्स पार्शियल पॉजिटिविस्ट। नॉन पॉजिटिविस्ट की बात करें तो वेबर अपने को दिख जाते हैं अपने जो थिंकर्स हैं उसमें। और वैल्यू न्यूट्रलिटी की बात कौन कर रहे हैं? मैक्स वेबर। रिफ्लेक्सिव सोशोलॉजिस्ट हमने देखे थे एल्विन गार्डनर। ये यहाँ पे मैंने समरी दे रखी है जो पुराने थिंकर्स करे हैं। क्रिटिकल सोशोलॉजिस्ट में हमने क्या क्या पढ़े हैं? ली हार्वे और फिल कार्स्पेकन। ये तो प्रीवियस जो लेक्चर्स किए हैं उसका एक जिस्ट हो गया। अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक थिंकर्स इन यूपीएससी सिलेबस। उसमें भी सबसे पहले हम खत्म करेंगे फंक्शनलिज्म, क्योंकि 3 स्कॉलर जो हैं थिंकर्स वो अपने फंक्शनलिस्ट हैं। तो फंक्शनलिज्म किसकी बात करता है? फंक्शनलिज्म ये वैल्यू कंसेंसस की बात करते हैं। पहली चीज, इसको थोड़ा और जूम कर लेता हूँ, ये शेयर्ड नॉर्म्स की बात करते हैं, सोशलाइजेशन की बात करते हैं, सोशल कंट्रोल की बात करते हैं। ये कहते हैं सोसाइटी पास्ड ऑन शेयर वैल्यू एंड नॉर्म्स। जो शेयर्ड वैल्यूज हैं, जो आपको पता है, आपके पड़ोसी को पता है, सिमिलर तरीके से पता है, जो नॉर्म्स हैं जो कि शेयर्ड हैं, वो किसके द्वारा पास किए जाते हैं? सोसाइटी के। तो वैल्यूज क्या होती हैं, नॉर्म्स क्या होती हैं, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने नेक्स्ट पेज पे दे रखा है, यहाँ पर मैं अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन मैं फिर भी बता दूं, हैविंग ब्रॉड एग्रीमेंट दैट मेक्स कोऑपरेटिव लिविंग पॉसिबल इन सोसाइटी। तो वैल्यूज का मीनिंग क्या है? यहाँ पे शेयर्ड का मीनिंग क्या है? ब्रॉड एग्रीमेंट है। मीन्स जो आप समझ रहे हैं वही आपका पड़ोसी समझ रहा है, वही पड़ोसी का पड़ोसी समझ रहा है, वही आपका शहर समझ रहा है। पर्टिकुलरली एक ही तरीके से सब समझ रहे हैं और एक ब्रॉड एग्रीमेंट है सब में,
जिसकी वजह से कोऑपरेटिव लिविंग हो पाती है, सब लोग एक सहयोग के साथ रह पाते हैं सोसाइटी में। मीन्स सहयोग की बातें हो रही हैं, सोशल कंट्रोल की बातें हो रही हैं, सोशलाइजेशन की बातें हो रही हैं इस थ्योरी में, शेयर्ड नॉर्म्स की बात हो रही है, मीन्स कॉमन नॉर्म्स की बातें हो रही हैं, और वैल्यू कंसेंसस की बात हो रही है। तो वैल्यूज की बात क्या है? जनरल ब्रॉड गाइडलाइंस। जैसे एग्जांपल के लिए वेस्टर्न वैल्यूज, उसमें कौन कौन सी आती हैं? इंडिविजुअलिज्म और मटेरियलिज्म। इंडियन वैल्यूज, उसमें क्या आ जाती है? कलेक्टिविज्म और स्पिरिचुअलिज्म। या फिर अरेंज मैरिजेस, यहाँ पर क्या आ जाती हैं? लव मैरिजेस। कलेक्टिविज्म में अरेंज मैरिजेस। फैमिली के अगर फंक्शंस की बात करें, जो है प्राइमरी सोशलाइजेशन, फर्स्ट लर्निंग में हम लैंग्वेज सीखते हैं, जेंडर नॉर्म्स, इवन हम लोग पॉटी करना भी किससे सीखते हैं? फैमिली से। मीन्स जो प्राइमरी लर्निंग है, जो बेसिक लर्निंग है, वो हमें कौन देती है? फैमिली। तो फैमिली के वो क्या हो गए? फंक्शन, काम, फैमिली के काम। तो प्राइमरी एजुकेशन जैसे कि ककारा आ, आ, ई, हम लोग किससे सीखते हैं? फैमिली से। तो ये सब काम हो गए, फंक्शन हो गए फैमिली के। तो अब देखते हैं थिंकर और उनके पर्सपेक्टिव। इसको मैं जब मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा था मैंने बताया था आपको, फिर से देख लेते हैं। इमाइल दरखाइम, ये है पॉजिटिविस्ट और साथ में है फंक्शनलिस्ट। तो आपका पहला डाउट ये आएगा, सर पॉजिटिविस्ट और फंक्शनलिस्ट में डिफरेंस होता है? मैं कहूँगा जी हाँ, ये एक मेथड है या मेथडोलॉजी है, और ये एक आइडियोलॉजी है, या फिर ये एक थ्योरी है। टालगट पार्सन्स ये फंक्शनलिस्ट हैं, प्लस या कि ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट हैं। अब एक डाउट आपका फिर बनना चाहिए आपके माइंड में कि सर फंक्शनलिस्ट और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट में डिफरेंस क्या होता है? ये मैं कंप्लीट करूंगा जब मैं दरखाइम आपको पढ़ाने स्टार्ट करूंगा। टालगट पार्सन्स को बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता है। इनकी दो थ्योरी हैं, सोशल सिस्टम थ्योरी और सोशल एक्शन थ्योरी। मैं आपको बता दूं, ज्यादातर बुक्स में आपको सोशल एक्शन थ्योरी के बारे में नहीं दिया जाता है, और सोशल एक्शन थ्योरी अपने सिलेबस में भी नहीं है। लेकिन सोशल एक्शन थ्योरी है प्रिमाइस सोशल सिस्टम थ्योरी का। तो हम लोग दोनों थ्योरी पढ़ेंगे जिससे कि पार्सन्स को हम समझ सकें, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स को टालगट पार्सन्स को समझना कठिन हो जाता है। वो समझ नहीं पाते हैं टालगट पार्सन्स क्या कहना चाहते हैं। वह बहुत सारी बुक्स भी रिफर करते हैं लेकिन उन्हें समझ में नहीं आते हैं। लेकिन टालगट पार्सन्स को हम बहुत ईजिली पढ़ेंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे, उनकी एजाइल पैराडाइम पढ़ेंगे कि उसमें वो क्या बताना चाहते हैं, और हम उनको बहुत ईजिली समझ पाएंगे। तो टालगट पार्सन्स की विशेषता क्या है? वो उन्होंने मैक्रो और माइक्रो सोशोलॉजी को कंबाइन करने की कुछ कोशिश की है। जैसे कि वेबर साहब कर रहे हैं, वैसा ही कुछ इन्होंने कोशिश की है कि मैक्रो और माइक्रो सोशोलॉजी को कंबाइन किया जाए। आर के मार्टन ये फंक्शनलिस्ट हैं, इनको कहा जाता है नियो फंक्शनलिस्ट, और ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट भी हैं। इनकी जो विशेषता है, इन्होंने फंक्शनलिज्म के साथ डिसफंक्शन भी स्टडी किए हैं, नॉन फंक्शंस भी स्टडी किए हैं। मीन्स इन्होंने फंक्शन पर ही अकेला फोकस नहीं किया जैसे कि डरखाइम कर रहे थे, पार्सन्स कर रहे थे। इन्होंने कुछ एक स्टेप आगे बढ़े, इन्होंने डिसफंक्शन पर भी स्टडी किया, इसीलिए इनको कहा जाता है नियो। कार्ल मार्क्स पॉजिटिविस्ट तो हैं, जैसे कि ये हैं, ये हैं, ये हैं, लेकिन फंक्शनलिस्ट नहीं है। वो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट हैं, वो फंक्शन नहीं ढूंढते हैं, वो ये नहीं देखते दुनिया कैसे चल रही है। वो वहां पर जाते हैं कि कहाँ दुनिया में विवाद है, लड़ाई झगड़े हैं, वो उस पर ही फोकस कर देते हैं, ना कि फंक्शन पे। वो बोले फंक्शन कुछ भी नहीं है, लड़ाई झगड़ों से ही दुनिया चलती है, सोशल चेंज इसी वजह से है, कन्फ्लिक्ट की वजह से, ऐसे ही दुनिया चल रही है। ये कहते हैं मार्क्स, जब इनको पढ़ेंगे तो इन डिटेल पढ़ेंगे। मैक्स वेबर एक नॉन पॉजिटिविस्ट हैं और इंटरप्रेटिव सोशोलॉजी है इनकी। और जीएच मीड हम पढ़ ही चुके हैं, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट हैं। तो जैसे आपने जीएच मीड जब मुझसे पढ़ा होगा तो आप समझ गए होंगे मैं बहुत सारे एग्जांपल्स यूज करता हूँ। ऐसे हर एक थिंकर में मैं बहुत सारे एग्जांपल यूज करूंगा। तो नोट, एवरी थ्योरी इज द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस, टाइम एंड सोशल कंटेक्स्ट। तो जब मैं इमाइल दरखाइम पढ़ाऊंगा तो इनके एक बैकग्राउंड बताऊंगा, ये कहाँ रहते थे, इनकी फैमिली क्या थी, ये कैसे पढ़े, इनकी एजुकेशन क्या थी, फिर इनकी थ्योरी कैसे आई, तब पता लगेगा कि अरे इनकी थ्योरी पर तो इनके एजुकेशन का बहुत इफेक्ट पड़ता है, इनकी फैमिली का बहुत इफेक्ट पड़ता है, इनके बैकग्राउंड का बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो अगर इनकी थ्योरीज पढ़नी है हमें तो इनके बैकग्राउंड को पढ़ना पड़ेगा। मीन्स फैक्ट अगर पढ़ना है तो कंटेक्स्ट को भी समझना पड़ेगा, तो हम कंटेक्स्ट पर भी ध्यान देंगे। तो
तो हम क्या क्या पढ़ेंगे, प्लेस, टाइम एंड सोशल कंटेक्स्ट भी पढ़ेंगे जब हम थिंकर्स पढ़ रहे होंगे, ना कि अकेले इनके कंसेप्ट पढ़ते जाएं, नहीं, हम इनके बैकग्राउंड को भी स्टडी करने वाले हैं। When these variables vary, a new theory comes into existence। और क्योंकि आप मुझसे ये भी पूछ सकते हैं, सर इन्होंने जब थ्योरी दे दी फंक्शनलिज्म की तो फिर इनको देने की क्या जरूरत पड़ गई, जब इन्होंने दे दी तो इनकी जरूरत क्या पड़ गई। तो शायद कुछ कमियां रह जाती हैं, उन कमियों को पूरा करने के लिए, या दुनिया धीरे धीरे चेंज होती रहती है, तो उन चेंज को भी अकोमोडेट करने के लिए नई थ्योरीज एग्जिस्टेंस में आती हैं। इन यूपीएससी सिलेबस there are 3 functionalist thinkers, hence we will start with functionalism itself। तो इसलिए हम फंक्शनलिज्म पहले पढ़ेंगे, जिससे हम फंक्शनलिस्ट थ्योरिस्ट को समझ पाएं, फंक्शनलिस्ट थिंकर्स को समझ पाएं। जो हम बताए कि जो थ्योरी है वो चेंज हो जाती है, क्यों, देखते हैं। फेमिनिज्म चेंज एज पर टाइम, प्लेस एंड कंटेक्स्ट। एग्जांपल, अर्ली फेमिनिस्ट की बात करें और लेटर फेमिनिस्ट की बात करें। अर्ली फेमिनिस्ट किसकी बात करते हैं, जेंडर इक्वलिटी की, और लेटर फेमिनिस्ट किसकी बात कर रहे हैं, सोशलिस्ट फेमिनिस्ट, पे फॉर हाउस वर्क। और फिर बात करें रेडिकल फेमिनिस्ट की, वो कह रहे हैं नो टू मैरिज, नो मेल पार्टनर, सेम सेक्स पार्टनर, कंसेप्ट्स लाइक बेबी स्ट्राइक। तो देख रहे हैं सोशलॉजी कैसे बदल रही है, कैसे कैसे थिंकर्स की जो थ्योरीज हैं वो भी बदल रही हैं। जैसे सोशलॉजी बदल रही है वैसे ही समाज भी बदल रहा है। मीन्स सोशल चेंज के साथ सोशलॉजी भी चेंज हो रही है, ये कहना है इस पैराग्राफ का। सोशियोलॉजी चेंज। अब देखते हैं फंक्शनलिज्म, ये क्या है, सोशियोलॉजिकल थ्योरी। चलिए सबसे पहले थ्योरी के बारे में जान लेते हैं। ए सोशियोलॉजिकल थ्योरी इज अ सेट ऑफ आइडियाज which claims to explain how society or aspects of society work। तो सोशलॉजी में जो भी थ्योरी हैं वो कोशिश क्या करती हैं, कुछ एक आइडिया ऐसा दिया जाए जो क्लेम करती हैं, खुद में क्लेम करती हैं, होता है कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन थ्योरी तो क्लेम करती है कि सोसाइटी कैसे काम करती है। मींस सोसाइटी के बारे में ये कुछ सोशलॉजिकल थ्योरीज लिखती हैं। फंक्शनलिज्म ऐसी पर्सपेक्टिव इवॉल्व विद बिगिनिंग ऑफ सोशियोलॉजी। बिगिनिंग ऑफ सोशियोलॉजी में आप अगस्त कॉम्ट देखते हैं, डर्कहाइम देखते हैं, स्पेंसर देखते हैं, ये सब मेनली देखते हैं। CMSDM मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे देखते हैं कि सोशलॉजी की जब बिगिनिंग हुई तो ये जो स्कॉलर्स थे इन्होंने फंक्शनलिस्ट सोशलॉजी की तरफ अपना रथ मोड़ दिया। एज पर फंक्शनलिस्ट सोसाइटी वर्क्स एज ए सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड पार्ट्स एंड दे आर कंसर्न्ड विद क्वेश्चन दैट हाउ सोसाइटी शुड रिमेन इंटीग्रेटेड। अब जो फंक्शनलिस्ट हैं ये सबसे पहले सोसाइटी को कैसे समझते हैं, एक ऑर्गेनिज्म के तरीके से समझते हैं। जैसे एक ह्यूमन बॉडी होती है, मेरी आर्ट को थोड़ा बियर करना पड़ेगा आपको। अब देखिए ह्यूमन बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, हैंड, लेग, स्टमक, ईयर, हेड। ये देखिए कितने अलग अलग हैं। पहली बात तो ईयर किससे अलग है, हैंड से अलग है, लेग से अलग है, और कितने कॉम्प्लेक्स हैं, ये अलग है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अलग है, इसका फंक्शन अलग है, इसका फंक्शन अलग है। लेकिन आप देखिए अगर ईयर काम ना करे तो शायद आपका हैंड की फंक्शनिंग में दिक्कत हो जाए, आपको कोई बुलाए आप रिस्पॉन्ड ना कर पाए। आई आंख काम ना करे तो क्या पता आपके हैंड प्रॉब्लम करें, आपके लेग ना काम करें तो आपके मोबिलिटी में दिक्कत आए। मीन्स सबके फंक्शंस अलग हैं लेकिन सभी कॉम्प्लेक्स हैं। बॉडी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है धीरे धीरे, लेकिन अगर ये इंटरकनेक्टेड नहीं होगा, मीन्स इनमें इंटरकनेक्शन नहीं होगा, ये आपस में मिलके काम नहीं करेंगे, तो ये बॉडी फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो बॉडी को फंक्शन करने के लिए क्या चाहिए, इंटरकनेक्टेडनेस, कोऑपरेशन। तो दो चीजें बहुत हैं, आई और सी, इंटरकनेक्टेडनेस और कोऑपरेशन। तो किसी भी सिस्टम को फंक्शन करने के लिए दो चीजें चाहिए, क्या, इंटरकनेक्टेडनेस और कोऑपरेशन। ये हमने ह्यूमन बॉडी से सीखा एक, या फिर ह्यूमन बॉडी नहीं, या पर्टिकुलरली किसी भी ऑर्गेनिज्म में देखा, ये चीज अप्लाई कर दी पर्टिकुलरली स्पेंसर ने सोशलॉजी पर या सोसाइटी पर। उन्होंने कहा सोसाइटी भी ऐसी है।
दिन ब दिन सोसाइटी बड़ा कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, और पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों का काम करने का तरीका भी बदल गया है, बहुत सारे नए नए प्रोफेशन आ रहे हैं। तो जैसे धीरे धीरे बॉडी, क्या पता अभी जैसे बॉडी इवॉल्व करेगी तो अभी 1000 साल बाद, 3000 साल बाद, 10,000 साल बाद आपको क्या पता नए बॉडी पार्ट्स देखने को मिल जाएं ह्यूमन बॉडी में। तो आप देख रहे हैं जैसे ह्यूमन बॉडी इवॉल्व कर गई है, इसके नए नए बॉडी पार्ट्स आ गए हैं, लेकिन वह कंटिन्यू क्यों कर रही है, फंक्शन क्यों कर रही है? क्योंकि ये कोऑपरेट करते हैं और इंटरकनेक्टेड हैं। ऐसे ही जो फंक्शनलिस्ट हैं वो ये कहते हैं सोसाइटी क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स हो रही है ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण लोगों का काम करने का तरीका बदल गया, लोगों का रहने का तरीका बदल गया। तो इतनी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी अगर फंक्शन कर रही है तो क्यों कर रही है? जैसे कि ह्यूमन बॉडी अगर फंक्शन कर रही है तो क्यों कर रही है? कॉम्प्लेक्सिटी होने के बावजूद, क्योंकि इंटरकनेक्टेड है और कॉपरेशन है। ऐसे ही सोसाइटी अगर फंक्शन करना है तो क्या चाहिए? इंटरकनेक्टेडनेस और कॉपरेशन। तो 2 वर्ड आईसी आपको याद रखिए, आईसी इंजन से इसको बस एक शॉर्ट ट्रिक बना लीजिए, आईसी इंजन आपको हमेशा याद रहेगा। तो आप जब भी फंक्शनलिज्म देखें तो एक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। अब देखते हैं इनके थॉट क्या हैं। एज पर फंक्शनलिस्ट सोसाइटी वर्क्स एज ए सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड पार्ट्स। सोसाइटी अगर फंक्शन करेगी तो इंटरकनेक्टेड पार्ट्स होने चाहिए, जैसे रिलीजन के साथ, कास्ट के साथ, एजुकेशन सिस्टम के साथ, पॉलिटिकल सिस्टम, ये मिलजुल के सोसाइटी को जिंदा रखते हैं। अगर ये नहीं मिलेंगे, जैसे अगर हाथ रिस्पॉन्ड ना करे जब हमें भूख लगी हो तो खाना मुंह तक कौन ले जाएगा? और अगर खाना मुंह तक नहीं पहुंचेगा, हाथ रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस अगले दिन ही खत्म हो जाएगा। मीन्स अगर ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है तो बस 2 की वजह से, आई और सी। इस बात पर फोकस करते हैं फंक्शनलिस्ट, एंड दे आर कंसर्न्ड विद द क्वेश्चन दैट हाउ सोसाइटी शुड रिमेन इंटीग्रेटेड। इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, पहला तो डाउट उन्हें ये है कि यार इतनी पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही है, पॉपुलेशन के साथ इतना नए प्रकार की वर्क प्रोफाइल आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ। माइग्रेशन है, अर्बनाइजेशन है, स्लम बढ़ रही हैं। अगर इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, साथ साथ में सोसाइटी इतनी जल्दी से चेंज हो रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा जो सोसाइटी जिंदा बनी रहे, सोसाइटी फंक्शन करती रहे? तो ये कह रहे हैं हमें रहना पड़ेगा इंटीग्रेटेड। Functionalism is a sociological theory which considers that in every society there is a broad value consensus। ये कह रहे हैं सोसाइटी में एक वैल्यू कंसेंसस होता है, मीन्स सोसाइटी कुछ चीजें एक तरीके से ही सोचती है, इसी वजह से वो इंटीग्रेटेड भी है और कोऑपरेटिव भी है among its member regarding collective lives, and hence every society is characterized by some shared norms and values। फंक्शनलिस्ट कंसीडर दैट इंडिविजुअल मेंबर इस पे फोकस करिए जरा, इस कीवर्ड पे, इंडिविजुअल मेंबर ऑफ सोसाइटी इज टॉट विद द शेयर्ड नॉर्म्स एंड वैल्यूज थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन बाय वेरियस सोशल एजेंसीज सच एज फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन सिस्टम, मास मीडिया। ये करें जो आप एक आदमी सिंगल देखते हैं, ये बस एक समाज का प्यादा है, प्यादा मानिए। समाज जैसे इसको चलाना चाहता है वैसे चलाता है। जैसे कैसे चला पाता है? क्योंकि उसे कुछ शेयर्ड नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं, कॉमन नॉर्म्स एंड वैल्यूज जो सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही हैं, और क्योंकि ये सोसाइटी का एक पार्ट होता है तो ये अपने आप थ्रू प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन ये समझ जाता है। मीन्स फंक्शनलिज्म क्या कह रही है कि एक सोसाइटी है, सोसाइटी में कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ वैल्यूज हैं जो शेयर्ड हैं, और इन शेयर्ड नॉर्म वैल्यूज को थ्रू सोशलाइजेशन एक बेचारे अदने से आदमी को, एक इंडिविजुअल को सिखाया जाता है, और वह एक सोसाइटी का प्यादा बन के रह जाता है। मीन सोसाइटी ही एक इंडिविजुअल के एग्जिस्टेंस को बता रही है कि अगर इंडिविजुअल ऐसे कर रहा है, ऐसे फंक्शन कर रहा है, तो वो कर रहा है बस सोसाइटी के कारण, सोसाइटी के नॉर्म्स के कारण, सोसाइटी में वैल्यूज के कारण, जो कि एक शेयर्ड है और जो सोसाइटी पास करती है थ्रू सोशलाइजेशन। और सोशलाइजेशन में कौन कौन
सोशल एजेंसीज या सोशल इंस्टीट्यूशन मदद करते हैं, जैसे फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन सिस्टम, मास मीडिया एक्सेट्रा। अब बात करते हैं, दो कीवर्ड आए अपने पास सर, एक नॉर्म और एक वैल्यू। आप शायद इनको समझ ना पा रहे हो। मैं एक अच्छा सा एग्जांपल देखता हूँ। आप देखते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल इंडिया लेवल पर वर्क करती है। अब तो इसको ऑल वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं, पूरे विश्व में है। इसकी जो नॉर्म है वो क्या है? यूनिफॉर्म, परेड, ये सब नॉर्म में आते हैं। तो नॉर्म्स क्या है? आप समझ सकते हैं, यूनिफॉर्म जैसा। लेकिन इसकी वैल्यूज क्या है? ये जब कोई समस्या आती है देश में तो सबसे पहले खड़े रहते हैं, लोगों को खाना खिलाना, लोगों की मदद करना, ये सब आरएसएस की वैल्यूज हैं। तो आरएसएस के नॉर्म्स क्या हैं? ये जो फॉलो करें, जो कहीं लिखे नहीं है लेकिन ये फॉलो करते हैं कि ऐसा यूनिफॉर्म होनी चाहिए, हमें इस दिन पर इस तरीके से एक्ट करना है, ये काम होंगे, ये सब नॉर्म्स हैं उसके। लेकिन इनकी वैल्यूज क्या हैं? वो इनके कामों से दिखती है। अब शेयर्ड नॉर्म्स का मीनिंग क्या है? शेयर्ड नॉर्म्स एंड वैल्यू। तो समाज ने कुछ नियम बनाए हैं। नियम ये देखिए, ये तो आरएसएस के नियम हो गए, नॉर्म्स, नियम। और वैल्यूज क्या हो गई? वैल्यूज मतलब मत मान लीजिए या फिर विचार मान लीजिए। तो इनके विचार क्या हैं आरएसएस के? गरीबों की सेवा। तो समाज के कुछ शेयर्ड नॉर्म्स हैं, कॉमन नॉर्म्स हैं, और कुछ कॉमन वैल्यूज हैं। जैसे कॉमन नॉर्म्स क्या है? हेट्रोनॉर्मेटिविटी। आज अगर इंडियन सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पर नॉर्मल रिलेशन कौन सा माना जाता है? हेट्रो। तो हेट्रोनॉर्मेटिविटी ये समाज में एक शेयर्ड नॉर्म है। इसके अलावा समाज कुछ नहीं मानता है आज के इंडियन सोसाइटी में। मींस होमोनॉर्मेटिविटी जैसा कुछ है नहीं। आल्दो ये लोग सुप्रीम कोर्ट में अपनी जंग लड़ रहे हैं, लेकिन अभी समाज इसके लिए तैयार नहीं है। तो ये जो थॉट है ये अपने शेयर्ड लेवल पर इंडिया में नहीं है। होमोनॉर्मेटिविटी शेयर्ड लेवल पर नहीं है। शेयर्ड लेवल पर क्या है? हेट्रोनॉर्मेटिविटी। और शेयर्ड लेवल पर इंडिया में वैल्यूज क्या है? कुछ हो सकती है करप्शन की भी वैल्यूज शेयर्ड लेवल पर है इंडिया में। हम लोग एक करप्ट सोसाइटी कही जाती है और सभी लोग जानते हैं कि हम सभी करप्ट हैं। तो कुछ शेयर्ड वैल्यूज हैं, हम करप्शन को वैल्यू करते हैं। काम नहीं हो रहा, टेबल के नीचे से पैसे दे दिए, तो ये हमारी शेयर्ड वैल्यू हो गई। कभी कभार हम लोग बहुत एक दूसरे की मदद भी करते हैं, तो कोऑपरेटिव भी हैं, तो ये भी अपनी एक वैल्यू हो गई। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं, ये भी एक अपनी वैल्यू हो गई। और जो शेयर्ड है मीन्स लार्जली सभी लोग इसको फॉलो करते हैं। अब देखते हैं ये कहाँ वायलेट होती है तो क्या होता है। एज पर फंक्शनलिस्ट इट वाज हैपेंड ड्यू टू ट्रांसग्रेशन ऑफ शेयर्ड नॉर्म्स एंड वैल्यूज। क्या हुआ? बॉयज डाइज बाय सुसाइड इन उज्जैन वाज टोल्ड ऑनलाइन फॉर बियरिंग। क्या हुआ? एक लड़का है, यहाँ पे फोकस करिए बॉय शब्द पे। उसने क्या कर लिया? उसने एक साड़ी पहन ली, बहुत अच्छा, और उसने वो फोटो सोशल मीडिया पे डाल दी। और सोशल मीडिया के कारण उसने, क्योंकि एक जो बॉय था, उसने किया क्या? एक गर्ल की तरीके से बस एक्ट कर दिया, एक्टेड लाइक गर्ल। और सोशल मीडिया पे वो वीडियो पहुंच गई और सोशल मीडिया ने उसको ट्रोल कर दिया और उसने सुसाइड कर ली। अब आप इसमें सोशोलॉजिस्ट चश्मा लगाइए और उसको एनालाइज करिए। ये है बॉय, उसने काम क्या किया? लड़की वाला। तो उसने जो शेयर्ड नॉर्म था सोसाइटी का कि लड़का है तो क्या पहनेगा? लड़के जैसे कपड़े, उसको उसने कर दिया ब्रीच। तो अगर आपने शेयर सोसाइटी के कुछ नॉर्म को ब्रीच किया है तो सजा कौन देगी? सोसाइटी। और सोसाइटी ने सजा कैसे दी? भाई ट्रोलिंग। और सोसाइटी ने सजा दी, उस सजा को वो बेचारा बच्चा झेल नहीं पाया और उसने सुसाइड कर ली। तो आप देख रहे हैं शेयर नॉर्म का मीनिंग क्या हुआ? जो सोसाइटी एक तरीके से उसको माने, उस नियम को माने और उसको अप्लाई भी कराए थ्रू सोशल फोर्स या सोशल कंट्रोल या सोशलाइजेशन। ये सब सोसाइटी के टूल हैं आपको एक ट्रैक पर बांधने के लिए। तो अब एक और अच्छा सा एग्जांपल आपको देता हूँ शेयर्ड नॉर्म और सोशलाइजेशन का। आप एक ह्यूमन बीइंग हैं, ह्यूमन है,
सोसाइटी ने बस ट्रैक बना दिए हैं आपके लिए, जैसे रेलवे ट्रैक होते हैं वैसे आपको इस पे धक्का दे देती है सोसाइटी। अब थ्रू सोशलाइजेशन, थ्रू सोशल कंट्रोल, थ्रू सोशल फोर्स, सोसाइटी आपको एक पर्टिकुलर ट्रैक पर जिंदगी भर चलाती रहती है, ऐसा कहना है फंक्शनलिस्ट का, कि आप एक ही तरीके से फंक्शन करेंगे जैसे सोसाइटी चाह रही है, क्योंकि वह आपको सोशल कंट्रोल, सोशल फोर्स या सोशलाइजेशन के थ्रू चलाती रहती है, थ्रू शेयर्ड नॉर्म्स एंड शेयर्ड वैल्यूज। तो ये पटरी जो बनी हुई है ये किस बेसिस पर बनी हुई है? एक एक रेल जो है वो शेयर्ड नॉर्म की है और एक जो रेल है वो शेयर्ड वैल्यू की है। इसके बीच में आप कहीं चलते हैं और अगर इसके आउट हुए, इस रेल के आउट हो गए तो आपकी गाड़ी जाएगी पलट और आपके साथ ऐसी कुछ घटनाएं समाज करा सकता है। ये कहानी है फंक्शनलिज्म की। तो फंक्शनलिज्म में एक व्यक्ति समाज के इशारे पर कैसे नाचता है? थ्रू शेयर्ड नॉर्म्स एंड वैल्यूज। अगर आप उसको वायलेट करेंगे तो समाज उससे खुद ही डील करेगा, ऐसा कुछ कह रहे हैं फंक्शनलिस्ट। तो मीन्स समाज फंक्शन करना चाहिए थ्रू शेयर्ड नॉर्म्स एंड वैल्यूज। इस मैं दो वर्ड पर बहुत इंपॉर्टेंट फोकस कर रहा हूँ, वैल्यू और नॉर्म। तो वैल्यू के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये होता है लोड। समाज कैसे एक कुछ बातों का लोड लेता है। जो आरएसएस है वो किस बात का लोड ले रहा है? गरीबों की मदद करना चाहिए, इस बात का लोड लिया। तो वैल्यू का मीनिंग जेनरिक, ब्रॉड, वेग, जनरली रिलेटेड विद सोसाइटी गाइडलाइंस। तो ये गाइडलाइन टाइप की होती हैं जो लोग मानते हैं, कहीं लिखी नहीं रहती लेकिन एक सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। वैल्यू कौन कौन सी हैं? जैसे गांधी की वैल्यू कौन सी थी? ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस एटसेट्रा। नॉर्म्स क्या हैं? नियम। नियम होते हैं दो, रिटन और अनरिटन। जनरली नॉर्म जो होते हैं वो अनरिटन रूल होते हैं, अनऑफिशियल रूल होते हैं, वेरी स्पेसिफिक होते हैं लेकिन क्लियर, सिचुएशन स्पेसिफिक, पर्सन स्पेसिफिक, जनरली रिलेटेड विद एन इंडिविजुअल। एक व्यक्ति को कैसे ट्रीट करना है, मीन्स इंडिविजुअल को एक रेल में बांध देना और दूसरी रेल एक वैल्यूज की बनी हुई है, उसके बीच इंडिविजुअल चलता रहेगा। यही है फंक्शनलिज्म ओवरऑल। एग्जाम्पल, फूड कैसा खाना है, क्लॉथिंग कैसी होनी चाहिए, नॉर्म फॉर यूनिफॉर्म फॉर मेल एंड फीमेल स्टूडेंट, ड्रेस इन मैरिज विजावी ड्रेस इन फ्यूनरल गैदरिंग। तो सोसाइटी नॉर्म कैसे बनाती है? आप एक काम करिए, मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, अगर आप मेल स्टूडेंट मेल, तो एक दिन आप फीमेल चप्पल पहन के अपनी क्लास में चले जाइए, जो भी आप जीएस की कोचिंग ले रहे हो आप फीमेल चप्पल पहन के वहां पे चले जाइए। फिर देखेंगे कि आप फिर ऑब्जर्व करिएगा कि सोसाइटी कैसे नॉर्म्स को सुपर इम्पोज कराती है, आपको कैसे लोग ट्रोल करेंगे, क्या क्या नहीं कहेंगे। तो अगले दिन आपकी हिम्मत नहीं होगी कि यार फीमेल चप्पल पहन के सोसाइटी में जाया जाए। तो ये है सोशल नॉर्म। तो स्टेप, अगर कुछ फेमिनिन वर्च्यूज की बात करें या फेमिनिन वैल्यूज की बात करें जो सोसाइटी ने बांध रखी हैं, जैसे ओबीडियंट, लड़की है मतलब ओबीडियंट होनी चाहिए, डोसाइल होनी चाहिए, नर्चरेंस उसमें होना चाहिए, इमोशनल होनी चाहिए, काइंड होनी चाहिए, डिवोटेड होनी चाहिए। तो सोसाइटी कुछ चीज़ों को अपने में ही मानती रहती है। द सोसाइटी इंश्योर्स दैट its individual members should be adhered to shared norms and values using various mechanism of social control। मैंने आपको फीमेल चप्पल वाला एग्जांपल बताया। आप अगर पहन के चले गए, आपका जो सबसे पहले मित्र होगा वो ही गाली देगा, सोशल कंट्रोल। आपके जो टीचर होंगे वो क्या पता आपके ऊपर पूरा एक आधा घंटे का लेक्चर ले लें, सोशल कंट्रोल। तो सोसाइटी खुद ही उन नॉर्म को अप्लाई कराती है थ्रू सोशल कंट्रोल, सोशलाइजेशन। ये मैंने आपको बात पहले ही बता दी। Social control may be exerted through formal mechanism such as law enforcement, administration, school authorities, etc. और through informal mechanism such as mocking। जो आपका केस था वहां पे informal mechanism जैसी बातचीत होगी। सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म, सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म मैंने क्या बताया? पॉजिटिव और निगेटिव। उसमें भी दो प्रकार से बांट सकते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो पॉजिटिव कौन सी है? जिसमें आपको इंसेंटिव मिलता है, ऐसे सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म जिसमें आपको इंसेंटिवाइज किया जाए,
ऐसे सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म जिसमें आपको पेनलाइज किया जाए। तो अब चलिए देखते हैं इंसेंटिवाइज कौन सी हैं, जैसे सैलरी हाइक हो गया, जो आपको कुछ दिया जाए, रिवार्ड्स है, रिकॉग्निशन है। निगेटिव सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म कौन सी है, जिसमें आपको पेनलाइज किया जाए, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं एंड पनिशमेंट्स हैं। तो आप ये देखिए ये फॉर्मल हैं, आपको सैलरी कहीं ना कहीं लिखी हुई है, सैलरी हाइक भी लिखा हुआ, रिवार्ड्स भी कहीं ना कहीं पता है कि कैसे होगा, अगर ऐसा काम करोगे तो ऐसे रिवार्ड्स मिलेंगे, बहादुरी का काम करोगे तो पुलिस मेडल मिलेगा। तो सोशल रिकॉग्निशन भी आपको कहीं ना कहीं फॉर्मली मिलता रहता है, जुडिशियल प्रोसीडिंग भी लिखी रही है। अब पॉजिटिव में देखते हैं कुछ इनफॉर्मल एप्रिसिएशन बाय फैमिली एंड फ्रेंड्स। निगेटिव में जो इनफॉर्मल है, सोशल बायकॉट, मॉकिंग, रेडिकुल, ट्रोलिंग। तो इस बच्चे ने जिसकी डेथ हो गई, इस इसमें कौन सा सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म लगा था, ये वाला, मीन्स नेगेटिव लगा था प्लस इनफॉर्मल लगा था। आप अगर लेडी चप्पल पहन के, मान लिया अगर स्टूडेंट बॉय है और लेडी चप्पल पहन के चले जाएं, तो आपके साथ क्या होगा, नेगेटिव। ये सब बात होगी सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म की। सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म में भी पॉजिटिव, दैट इज द रिवार्ड, ये बात, एंड कंफर्मिस्ट, दे रिवार्ड कंफर्मिस्ट इंडिविजुअल टू इनकरेज कंफर्मिस्ट बिहेवियर। लोग उस ट्रैक के बीच में चलते रहें, तो ये रिवार्ड देते हैं। इस मीन्स आप इस ट्रैक के बीच में चलते रहिए तो आपको दिया जाएगा ये रिवार्ड्स। और इस ट्रैक के बीच में अगर नहीं चल रहे हैं, आप यहाँ चल रहे हैं, तो आपकी गाड़ी दी जाएगी पलट, थ्रू नेगेटिव सोशल कंट्रोल। ये कहानी है सोशल कंट्रोल की। दे पनिश द इंडिविजुअल थ्रू एप्लीकेशन ऑफ सैंक्शन फॉर errant behavior. Society ensures compliance to shared norms by various social control mechanisms as the twin mechanism of socialization and social control. तो ये सोशल कंट्रोल पड़ा है, साथ में सोशलाइजेशन भी चलता रहता है। एक तो समाज आपको इस रेल से ही समझिए, यहीं पे मैं बनाता हूँ। एक तो समाज आपको देख रहा है कि आप यहाँ कहीं ना जाएं, यहीं पर चलें, यहाँ जाएंगे तो अंदर फेंक दिए जाएंगे। ये तो हो गया सोशल कंट्रोल, ठीक। यहाँ पर अगर आप ठीक से चल रहे हैं तो आपको रिवार्ड भी दिया जाएगा, ये भी हो गया सोशल कंट्रोल। सोशलाइजेशन क्या है कि आप यहाँ पे चल रहे हैं, ये किसी तीसरे बंदे को दिखाया जाएगा कि देखो वो चल रहा है, तो वो भी इसको देखकर इसी ट्रैक में जाने की कोशिश करेगा। और जो एक को देखकर दूसरा, दूसरे को देखकर तीसरा, अगर कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो सोशल कंट्रोल उसको अंदर फेंके दे रहा है। ये सब काम फंक्शनलिज्म में हो रहा है। तो ये होता है सोशलाइजेशन एंड सोशल कंट्रोल, जो अभी हमने एग्जाम्पल के रूप में देखा। इंडिविजुअल कन्फॉर्म्स टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी। फ्रॉम ए फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इन सोसाइटी इज प्रेडिक्टेबल एंड वेल स्ट्रक्चर्ड। अब क्योंकि भाई एक व्यक्ति को तुमने एक ट्रैक में फंसा दिया, उसके बिहेवियर को आप तो प्रेडिक्ट कर ही सकते हैं। अगर वो इधर भाग रहा होता, इधर भाग रहा होता, तो उसके बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो पाता। लेकिन उसके माइंड को तो आपने कहा ये तो चलेगा नहीं, हमने एक रेल बना दी है, दो रेल के बीच में भागे रहो, नॉर्म्स एंड वैल्यूज के रेल में, प्रेडिक्ट तो कर ही लेंगे। और यही मानना है फंक्शनलिस्ट का। ह्यूमन बिहेवियर एंड सोशल रिलेशनशिप आर रिकरेंट एंड पैटर्न। ये कह रहे हैं जो ह्यूमन का बिहेवियर है और सोशल रिलेशनशिप है वो रिकरेंट है, हर घर में दिखेगी, और पैटर्न है, as they are by the shared norms and value of the society. Functionalist perspective on mob lynching. अब देखिए फंक्शनलिस्ट मॉब लिंचिंग पर क्या कहते हैं कि अगर मॉब लिंचिंग हो रही है, मीन्स अगर मॉब किसी व्यक्ति को लिंच कर रही है तो किस लिए कर रही है, तो ये कह रहे हैं फॉर इनकरेजिंग एक्सपेक्टेड बिहेवियर और नॉर्म इन सोसाइटी। मीन्स मान लिया बीफ ईटिंग की वजह से मॉब लिंच कर देती है यूपी में। यूपी में बीफ को एक नेगेटिव कनोटेशन में देखा जाता है, ठीक है। अगर आप कॉमन मैन के हाथों चढ़े तो वो क्या करेगा,
आपको चाहेगा आपने बीफ खाना, क्या एक तो सेट नॉर्म्स एंड वैल्यूज बनी हुई है, नॉर्म्स एंड वैल्यूज, ठीक है। उस इन नॉर्म्स एंड वैल्यूज में आपकी सोसाइटी में ये जो रेल है इसमें बीफ ईटिंग आती नहीं है, बीफ ईटिंग कहीं यहाँ पर है, बीफ ईटिंग उन सेट नॉर्म्स एंड वैल्यूज में नहीं आता। अगर आपने इधर चलने की कोशिश करी, आप हैं एक इंडिविजुअल, आपने कहा यहाँ चलेंगे, तो सोसाइटी क्या करेगी, आपको सोशल कंट्रोल से अंदर फेंक देगी। तो सोशल कंट्रोल में क्या आया, मॉब लिंचिंग, मींस अपने जो उसने नॉर्म्स एंड वैल्यूज बना रखी है सोसाइटी ने, उसी में चलिए, नहीं तो आप लिंच कर दिए जाएंगे। और इसको भी ये फंक्शनलिस्ट नजरिए से ही देखते हैं, मींस किसी की जान भी जाए लेकिन फंक्शनलिस्ट बड़ा क्रूर होके उसको कहेगा सोसाइटी अगर चल रही है तो फिर ठीक है। और यही एक इसका क्रिटिक है फंक्शनलिस्ट का, ये अगर फंक्शन कर रहा है तो उसकी अच्छाइयां ही देखते हैं, उसमें बुराइयां जो हैं वो उसको भूल जाते हैं, उस पर कर लेते हैं आंख बंद। ये कह रहे हैं अगर सोसाइटी फंक्शन कर रही है तो फिर सब बढ़िया है। Thus, the society comprises of various parts of social institution. The various social institutions perform certain essential tasks for the continuous existence, maintenance, and well-being of the society. फंक्शनलिस्ट ये मानते हैं जो आपने ट्रैक बनाए हैं दो, इसको आप मेंटेन करे रहिए, मींस ये सेट नॉर्म्स एंड वैल्यूज में सोसाइटी चलती रहे तो सोसाइटी कंटिन्यू होती रहेगी, लोग इसी में जाते रहें ऐसे। और इसको चलाने के लिए, इस काम को करने के लिए हमें चाहिए सोशल कंट्रोल या फिर सोशलाइजेशन। सोशल कंट्रोल और सोशलाइजेशन करने के लिए क्या चाहिए, कुछ इंस्टीट्यूशन चाहिए साथ में, सोशल इंस्टीट्यूशन। तो आप, मैं रफ पेज में बताता हूँ, यहाँ पे ये दीजिए, ये दो रेल हैं, यहाँ पर शेयर नॉर्म्स हैं, यहाँ पर शेयर वैल्यूज हैं, यहाँ पर आप हैं। आपको थ्रू सोशलाइजेशन तो पहले अंदर धकेल दिया गया, सोशलाइजेशन ने सबसे पहले धक्का कैसे दिया, जाइए इन दो ट्रैक के बीच, क्योंकि सामने एक व्यक्ति जा रहा था, तो आपको भी धक्का देके फेंक दिया गया। अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो आप यहाँ फेंक दिए जाएंगे, फिर आप यहाँ जाना चाहते हैं यहाँ फेंक दिए जाएंगे, थ्रू सोशल कंट्रोल। अब वो सोशल कंट्रोल या सोशलाइजेशन के लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए, सोशल इंस्टीट्यूशंस। आपको धक्का लगाने के लिए क्या चाहिए, सोशल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि यही एक सोशल फोर्स पैदा करेंगे। देखते हैं, social institution, the various social institution perform essential tasks for the continued existence, maintenance, and well-being of the society. Functionalist assumes that certain degree of order and stability is essential for the survival of the social system. Thus, it is therefore concerned with the explaining origin and maintenance of social order and stability in society. तो जो आप देखेंगे फंक्शनलिस्ट ये कहते हैं कुछ डिग्री ऑफ ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी जरूरी है सोसाइटी में, इसलिए ये जो सब पूरी डिबेट है अपनी पूरी थ्योरी सोशल ऑर्डर और स्टेबिलिटी पर ही ओरिएंट कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, फंक्शनलिज्म क्या देखते हैं एक ऑर्गेनिज्म में, इंटरकनेक्टेडनेस और कोऑपरेटिवनेस। पहले तो ये देखते हैं और फिर देखते हैं ऑर्डर और स्टेबिलिटी, ऑर्डर और स्टेबिलिटी। बॉडी है आपकी, कोऑपरेट कर रही है, इंटरकनेक्टेड भी है, लेकिन लगातार नहीं है, या फिर उसे खाना नहीं मिल रहा है। तो ये सब चीजें समाज में चाहिए, लगातार भी चाहिए, उसकी जो नीड है वो भी पूरी हो, तो ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी इसलिए जरूरी है। अब इसकी ऑर्गेनिक एनालॉजी मींस ऑर्गेनिज्म से एनालॉजी कराई जाती है फंक्शनलिज्म में। जैसे हम लोगों की बॉडी होती है वैसे ही फंक्शनलिस्ट सोसाइटी को उस बॉडी से कंपेयर कराते हैं। तो ऑर्गेनिक एनालॉजी में सबसे पहले बताया था इंटरडिपेंडेंट फंक्शन, मैंने आपको पहले ही बता दिया, आईसी इंजन,
टॉपिक से पहले ही मैं पहले बता चुका हूँ, इंटरकनेक्टेडनेस और कोऑपरेटिवनेस। Interdependent function of various social institutions. For instance, family performs several functions such as reproduction and primary socialization. तो आपने अगर फैमिली को हाथ माना तो उसने हाथ ने क्या किया किया रिप्रोडक्शन एंड प्राइमरी सोशलाइजेशन। रिलीजन को मान लिया आपने, मान लिया माइंड या हेड मान लिया, तो ये किस लिए काम आ रहा है, सोशल सॉलिडारिटी। मीन्स सबके काम अलग हैं, इसका रिप्रोडक्शन एंड प्राइमरी सोशलाइजेशन है, इसका सोशल सॉलिडारिटी है। तो आप देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स तो है स्ट्रक्चर, सोसाइटी बहुत कॉम्प्लेक्स होती जा रही है क्योंकि बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूशन आ गए हैं, लेकिन उन सोशल इंस्टीट्यूशन के बहुत अलग अलग काम है, टास्क भी अलग अलग है। आप ये सब देख रहे हैं। इकोनॉमिक सिस्टम क्या कर रहा है, इंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग द एसेंशियल्स ऑफ लाइफ लाइक फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ। विदाउट द परफॉर्मेंस ऑफ दीज फंक्शंस ऑफ और टास्क सोसाइटी कैन नॉट एग्जिस्ट। कुछ इकोनॉमिक सिस्टम का भी काम है। तो आपने देखा कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। प्लस फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3 सब अलग अलग तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, तो इनका इंटरकनेक्टेडनेस और कोऑपरेटिव होना तो पड़ेगा ही। ऐसा कह रहे हैं फंक्शनलिस्ट। द टर्म फंक्शन दस रिफर्स टू द पॉजिटिव इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट की बात कर रहे हैं। मींस फंक्शन मतलब एग्जिस्टेंस, मींस पॉजिटिव एग्जिस्टेंस और कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी सोशल इंस्टीट्यूशन फॉर द मेंटेनेंस एंड वेलबींग ऑफ द सोसाइटी। ये कह रहे हैं अगर जहां कहीं किसी सोशल इंस्टीट्यूशन के लिए फंक्शनल वर्ड यूज होता है, जैसे फंक्शनल फैमिली, ये कह दिया फंक्शनल फैमिली, इसका मीनिंग क्या है, ये जो फैमिली के फंक्शंस हैं फॉर, फंक्शन किस लिए, मेंटेनेंस एंड वेलबींग ऑफ द सोसाइटी। तो एक फैमिली सोसाइटी को मेंटेन कैसे कर सकती है, उसके फंक्शन क्या क्या है, मैंने आपको ऊपर बताया, रिप्रोडक्शन एंड प्राइमरी सोशलाइजेशन। अब सोचिए कोई एक फैमिली है जिसमें प्रोजनी नहीं हो रही है, ठीक है, या फिर वो प्रोजनी को सपोर्ट नहीं करती वो फैमिली, अरे हमें नहीं चाहिए आबादी, और फिर वह अपने बच्चों को सिखाती भी नहीं है कुछ। तो आप बताइए ये जो फैमिली है वो फैमिली फंक्शनल कही जाएगी, सोसाइटी उसको फंक्शनल नहीं कहेगी क्योंकि वो सोसाइटी के मेंटेनेंस में काम नहीं आ रही, सोसाइटी को मेंटेन करने में काम नहीं आ रही। तो आपने देखा होगा कि जब कभी कोई फैमिली ऐसी होती है जो अपने बच्चों को सिखाती नहीं, तो हम लोग जो समाज के लोग हैं वो ताना कैसे देते हैं, क्या यार उनका परिवार है, बच्चों को इतना भी नहीं बताया, तो हम उस फैमिली को क्रिटिसाइज करने लगते हैं। तो हम लोग सोशल कंट्रोल लगाते हैं इवन फैमिली तक, फैमिली मेंबर्स पर, ये उसी दो रेल के बीच चलते रहें जिससे मेंटेनेंस एंड वेलबींग बनी रहे सोसाइटी की। तो जो भी जिसके फंक्शन है वो अगर कर रहा है तभी उसको फंक्शनल कहा जाएगा, मींस पॉजिटिव इफेक्ट उसके देखे जाते हैं। इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर फंक्शन द डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशन आर इंटररिलेटेड। जैसे इसका काम प्रोजेनी है, फंक्शन फैमिली का काम रिप्रोडक्शन एंड प्राइमरी सोशलाइजेशन, रिलीजन का काम सोशल सॉलिडरिटी। लेकिन आप देखिए रिलीजन का काम अगर सोशल सॉलिडरिटी है, सोशल यहाँ पे वर्ड आया मीन समाज है, तो समाज बनाया किसने होगा, फैमिली ने। फैमिली ने अगर रिप्रोड्यूस नहीं किया होगा तो वो समाज कैसे आएगा। प्लस फैमिली ने अगर रिलीजन के बारे में बच्चे को नहीं बताया हो, शुरुआत में जब वो 5 साल का हुआ हो और उसको ये ना बताया हो कि ये भगवान है और भगवान के पैर छूने होते हैं और भगवान के मंदिर में जाया जाता है, तो कभी भी रिलीजन सोशल सॉलिडरिटी को प्रमोट कर पाता नहीं। तो आप देख रहे हैं कैसे ये सभी सोशल स्ट्रक्चर्स या सोशल इंस्टीट्यूशन आपस में कोऑपरेट करते हैं और इंटर रिलेटेड हैं। दोनों कीवर्ड में बार बार आपको इसीलिए बोल रहा हूं कि आप इस टॉपिक को कैसे भी समझ पाए। दे वर्क इन कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन एंड हार्मनी। जैसे कि ह्यूमन बॉडी है, इसके भी बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वो कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन और हार्मनी में काम करते हैं। वैसे ही समाज में फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन सिस्टम, ये सब मिलजुल के समाज को 2 ट्रैक के बीच दौड़ाए रहते हैं थ्रू सोशल कंट्रोल और सोशलाइजेशन। अब आप इस समरी से समझ पा रहे होंगे फंक्शनलिज्म क्या है, कैसे हम इसकी ऑर्गेनिक एनालॉजी करते हैं। इन ब्रीफ, फंक्शनलिज्म कंसीडर्स दैट सोसाइटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय शेयर्ड नॉर्म्स। शेयर्ड नॉर्म्स मैंने क्या बताया, कॉमन नॉर्म्स एंड वैल्यूज, इंडिविजुअल मेंबर्स कंफॉर्मिंग टू सोशल एक्सपेक्टेशन। इंडिविजुअल से आशा करी जाती है कि आप इन
ऐसी ट्रैक में भागते रहिए। एंड द वेरियस इंटरकनेक्टेड सोशल इंस्टीट्यूशन परफॉर्मिंग देयर फंक्शन फॉर द वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी एंड मेंटेन सोशल ऑर्डर। और सोशल इंस्टीट्यूशन किस में लगे रहते हैं? आपको धक्का दे के अंदर करने में, थ्रू सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल के साथ वो क्या बनाते हैं? सोशल ऑर्डर। इस समाज उन दोनों पटरियों के बीच दौड़ता रहे। सोशल लाइफ इज कैरेक्टराइज्ड बाय वैल्यू कंसेंसस। तो आपने देखा समाज अगर फंक्शन कर रहा है, तो फंक्शन क्यों कर रहा है? क्योंकि एक समाज में कुछ लोग बैठे होंगे और उन्होंने एक प्रकार से कुछ वैल्यूज सोची होंगी। जैसे इंडियन सोसाइटी में अगर हम लोग वैल्यू ना करें रिलीजन को वैल्यू ना करें, आज का जो सोशल स्ट्रक्चर है वैसा आपको दिखेगा? शायद नहीं दिखेगा, क्योंकि पूरे समाज में वैल्यू कंसेंसस है रिलीजन के बारे में। इसलिए रिलीजन एग्जिस्ट कर रहा है, रिलीजन फंक्शनल है, रिलीजन कंटिन्यूअस है। तो जो फंक्शनलिस्ट है वो किस पर फोकस करते हैं? वैल्यू कंसेंसस, कॉपरेशन, कंटिन्यूटी, स्टेबिलिटी एंड हार्मनी। Society has described various occupational status and corresponding roles decided by society. There are norms governing the behavior of occupant in different roles. ये करें क्योंकि पॉपुलेशन रही है बढ़। सबसे मेन यहाँ पे बात हो रही है, पॉपुलेशन अगर बढ़ जाएगी तो सोसाइटी बनेगी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि नए नए काम आएंगे लोगों के पास, लोग नए तरीके से एक्ट करेंगे। तो आप देख रहे हैं ऑक्यूपेशनल स्टेटस भी बदल रहा है और रोल भी बदल रहे हैं एसोसिएटेड। तो इस वजह से सोसाइटी, अब क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है ज्यादा, तो सोसाइटी क्या पता इधर भागे। तो देयर आर नॉर्म्स गवर्निंग द बिहेवियर ऑफ ऑक्यूपेंट इन डिफरेंट रोल्स। इसलिए इसके भी नॉर्म्स बनाए जाते हैं कि कैसे आपको इन दो ट्रैक के बीच दौड़ाया जाए, चाहे सोसाइटी कितनी भी कॉम्प्लेक्स होती जाए। मर्टन यूज फंक्शनलिज्म टू स्टडी डेविएंस। अब फंक्शनलिज्म का यूज कहाँ किया? डिफरेंट स्कॉलर्स ने, वो देखते हैं। मर्टन साहब ने डेविएंस की स्टडी करी, उसमें फंक्शनलिज्म यूज किया। मलिनोव्स्की, इन्होंने बहुत सारी रिलीजन पे स्टडी की है। जब रिलीजन चैप्टर हम कर रहे होंगे तब हम रिलीजन एंड सोसाइटी, तब हम इनको पढ़ेंगे। ये क्लासिकल फंक्शनलिस्ट ही कहे जाते हैं। इन्होंने फंक्शनलिज्म की थ्योरी के बेसिस पर फैमिली एंड रिलीजन को स्टडी किया। हाँ, इनकी जो मेलिनोव्स्की है, इनकी फैमिली पर भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे। मर्डॉक, ये भी फैमिली पर बहुत अच्छा लिखे हैं। यूज्ड फंक्शनलिज्म टू इवैल्यूएट यूनिवर्सलिटी ऑफ फैमिली। तो इन्होंने ये जो कंसेप्ट है फंक्शनलिज्म, इसको फैमिली पर लगाया है। इन्होंने फंक्शनलिज्म का कंसेप्ट फैमिली एंड रिलीजन पे लगाया, जो हम अगले आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। डेविड एंड मुरे, ये भी फैमिली पर ही लिखते हैं। यूज्ड टू स्टडी स्ट्रेटिफिकेशन इन सोसाइटी। हाँ, ये स्ट्रेटिफिकेशन पर भी लिखे थे। पार्सन्स एंड मर्टन गेव द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। पार्सन्स मर्टन किसकी बात कर रहे हैं? स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की। मर्टन ने इस फंक्शनलिज्म के थ्रू क्या पढ़ा? डेविएंस, ये हम पहले बता चुके हैं आपको। अब देखते हैं फंक्शनलिज्म और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में क्या डिफरेंस है। कुछ भी डिफरेंस नहीं है बहुत बड़ा, मेन डिफरेंस है वो मैं आपको ऐसे बताता हूँ। रफ पेज लेता हूँ। हाँ, फंक्शनलिज्म और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। यहाँ पर फंक्शनलिज्म में फोकस होता है सोसाइटी पर, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में भी सोसाइटी पर फोकस होता है, दोनों में सोसाइटी। लेकिन दूसरा जो फोकस होता है ये होता है इंडिविजुअल नीड पर, कि सोसाइटी कैसे इंडिविजुअल नीड को कैटर करती है फंक्शनलिज्म में। जबकि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में जो दूसरा स्टैंड होता है वो फोकस करता है कैसे सोसाइटी स्ट्रक्चरल नीड को पूरा करती है या सोसाइटल नीड को पूरा करती है। ये दोनों में फर्क है। अब ये इसको एग्जांपल के साथ समझेंगे, पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। Whereas in functionalism, the social structure are studied in terms of its functions, जैसे हमने पहले बताया, और fulfilling the biological और individual needs। एक व्यक्ति की नीड और बायोलॉजिकल नीड को पूरा करने के रिस्पेक्ट में फंक्शनलिज्म लगाए जाते हैं थ्योरी।
while in structural functionalism the function of social structure for maintaining the social unity is concentrated more। यहाँ पर जो बात होती है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में वो स्ट्रक्चरल नीड की बात होती है सोसाइटी के द्वारा फॉर मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी, फॉर कंटिन्यूएंस ऑफ सोसाइटी। कास्ट सिस्टम फ्रॉम ए फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, अब कास्ट सिस्टम को अगर फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से देखें, द कास्ट सिस्टम कुड बी सीन एज फुलफिलिंग इंडिविजुअल नीड्स बाय प्रोवाइडिंग ए क्लियर सोशल हायरार्की, ऑक्यूपेशनल रोल एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग। अब देखिए, अगर कास्ट सिस्टम क्योंकि एक स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी करें फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से, तो हम देखेंगे उसमें क्या क्या स्टडी कर सकते हैं, कैसे कास्ट सिस्टम से एक इंडिविजुअल नीड पूरी हो जाती है, कैसे उसका डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है, कैसे उसे काम मिल जाता है, पहली चीज कैसे उसकी एक सोशल हायरार्की बन जाती है, कैसे वो ब्राह्मण कहा जाता है, क्षत्रिय कहा जाता है, वैश्य कहा जाता है, शूद्र कहा जाता है, मीन्स उसकी आइडेंटिटी कैसे कास्ट सिस्टम पर डिपेंड करती है, कैसे एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी एक कास्ट सिस्टम पर डिपेंड करती है। ये जो स्टडी करते हैं फंक्शनलिज्म में करते हैं। कैसे एक ब्राह्मण की आइडेंटिटी लेता है, मीन्स और ब्राह्मणों के साथ एक रिसेम्बलेंस रखता है, कैसे कास्ट आइडेंटिटी बन जाती है, कैसे पीडीए की बात हो रही है, ये सब जो बात है मीन्स हम इंडिविजुअल नीड पर फोकस करते हैं, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस पर फोकस करते हैं, तो बात होती है फंक्शनलिज्म से। जबकि बात करें स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की, हाउएवर ए स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट माइट आर्ग्यू दैट कास्ट सिस्टम मेंटेन्स सोशल यूनिटी, देखिए बात किसकी करी, सोशल यूनिटी, बाय प्रिवेंटिंग सोशल कॉन्फ्लिक्ट एंड इंश्योरिंग द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी। तो ये जो भी बात करते हैं वो स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सोशल यूनिटी की बात करते हैं, ना कि इंडिविजुअल की। और यहाँ पर बात हो रही थी इंडिविजुअल नीड्स की, बस इतना फर्क है। तो वहां पर बात हो रही है सोसाइटल नीड्स की। तो यहाँ पर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में हम कैसे क्या देखते हैं, कैसे सोशल स्ट्रक्चर कंटिन्यू करते हैं, और फंक्शनलिज्म में कैसे क्या देखते हैं, कैसे सोसाइटी एक इंडिविजुअल को एग्जिस्ट कराती है, मतलब कंटिन्यू कराती रहती है, चाहे उसकी आइडेंटिटी हो, चाहे उसकी नीड्स हो, चाहे उसके ऑक्यूपेशनल रोल्स हो, कैसे वो सोसाइटी के द्वारा फुलफिल होते हैं। जबकि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में क्या देखते हैं, कैसे सोसाइटी डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर को जिंदा रखती है, कैसे सोसाइटी कास्ट को जिंदा रखे हुए है, कैसे सोसाइटी रिलीजन को जिंदा रखे हुए है, ठीक, कैसे सोसाइटी रिलीजन को जिंदा रखे हुए, ये पढ़ते हैं। तो फिर से इस पे चलते हैं। सोसाइटी इंडिविजुअल नीड में क्या देखती है, ऑक्यूपेशनल नीड, आपकी आइडेंटिटी के बारे में, पीडीए जिंदाबाद, ब्राह्मण समाज जिंदाबाद, मीन्स कैसे सोसाइटी की फंक्शन कर पाती है या जिंदा रख पाती है कास्ट को, ये पढ़ते हैं। कास्ट आइडेंटिटी को, मीन्स इंडिविजुअल की कास्ट आइडेंटिटी को। जबकि यहाँ पर क्या देखते हैं, कैसे एक सोसाइटी जिंदा रखती है एक कास्ट को, एक रिलीजन को, ये यहाँ पर देखते हैं। तो अगर हम देखें इसमें जो भी चश्मा है वो हम लोग किसका देख रहे हैं, जैसे मान लिया अगर हम एक लेंस बनाएं, सोशोलॉजिकल लेंस, ये सोशोलॉजिस्ट की आई होगी मान लिया 2, ठीक, और ये एक टेलीस्कोप है या कुछ भी कहिए इसको, या कैमरा कहिए। तो यहाँ पर अगर सोशोलॉजिस्ट कोई खड़ा है तो वह फंक्शनलिज्म में क्या देख रहा है, वो किसके चश्मे से देख रहा है, किस लेंस को यहाँ पर लगाए हुए है, वो सोसाइटी का लेंस लगाए हुए है। सोसाइटी के लेंस से किसको देख रहा है, या तो इंडिविजुअल को देख रहा है कि वो कैसे फंक्शन कर पा रहा है, वो कैसे एग्जिस्ट कर पा रहा है, या फिर सोशल स्ट्रक्चर को वो एग्जिस्ट करके देखना चाहता है कि सोशल स्ट्रक्चर इवन कैसे एक सोसाइटी के द्वारा एग्जिस्ट कराए जाते हैं। ठीक है, अगर यही बात करें, ये नॉन पॉजिटिविस्ट अगर होता है, ये नॉन पॉजिटिविस्ट होता बंदा, नॉन पॉजिटिविस्ट, तो इसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता वो क्या होता, कैसे एक इंडिविजुअल सोसाइटी को एग्जिस्ट करा देता है, सोसाइटी को फंक्शन कराता है। तो यहाँ पर फोकस अगर सोसाइटी का है तो हो जाएगा फंक्शनलिस्ट, और यहाँ पर अगर फोकस एक इंडिविजुअल का है, इंडिविजुअल के चश्मे से देखेगा तो वो नॉन पॉजिटिविस्ट कहा जाता है। बस ये दोनों में डिफरेंस है।
while traditional functionalism focused on how various social institutions contribute to the stability and function of society, structural functionalism introduces the idea that these institutions are not isolated entities but are interconnected within a larger social structure. It acknowledges that changes or dysfunction in one part of the social structure can have ripple effects throughout the entire system. अब फिर से इसी फिगर पे चलते हैं। इसमें मैंने आपको बताया फंक्शनलिज्म तो मेनली इंडिविजुअल को कैसे कंटिन्यू कराया जाए एक सोसाइटी के द्वारा, ये पढ़ते हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में हम पढ़ते हैं कैसे स्ट्रक्चर जिंदा रहता है सोसाइटी का। जैसे फिर से यहाँ पे एक ह्यूमन ले आओ, ऑर्गेनिक एनालॉजी। फिर से आपको मेरी आर्ट को बियर करना पड़ेगा, ठीक है। अब बताइए, अगर हम एक इसको पूरी बॉडी को सोशल स्ट्रक्चर माने, तो ये अगर जिंदा है, ये एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब क्या है? इसके हाथ, पैर, मुंह क्या कर रहे होंगे? कॉपरेट। अगर कॉपरेट नहीं करेंगे तो क्या पता, अगर हाथ चलाए ना, क्या पता हाथ ही ना उठे, हाथ ही गल जाए। तो मीन्स अगर सोसाइटी को सही से फंक्शन करना है तो बहुत सारे स्ट्रक्चर जो हैं सोसाइटी के, उसको जिंदा रखना पड़ेगा। और वो जिंदा कैसे रह पाते हैं? मैंने आपको बताया था, इंटरकनेक्टेडनेस और कोऑपरेटिवनेस। तो यहाँ पर फोकस किस पे हो रहा है? आई और सी पर, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में। तो यहाँ पर किस पे फोकस होता है? इंटरकनेक्टेडनेस पर। और ये हम लोगों को अवेयर कराया जाता है, या फंक्शनलिस्ट को अवेयर कराया जाता है कि आप जब स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थॉट लगाएं तो आप ये मान के चलिएगा कि सोसाइटी अगर स्ट्रक्चर में कुछ दिक्कत आ रही है, मीन्स उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर में समस्या आ रही है, डिसफंक्शन कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर इफेक्ट दिख जाएंगे और सोसाइटी में प्रॉब्लम होने लगेगी। तो इसी से हमें बचना है, ये बताता है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। मीन्स इसके जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे रिलीजन, कास्ट, एजुकेशन सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, इनको सोसाइटी जिंदा रखे और फंक्शनल बनाए रहे। अगर कहीं भी डिसफंक्शन इनमें आया, कोई भी पार्ट में, ये कोऑपरेट नहीं कर पाए, इंटरकनेक्टेड नहीं रह पाए, तो ये जो एग्जिस्टेंस है सोसाइटी का, वो नहीं रहेगा। चलिए, आज लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा। अब अगर आगे बढ़ते हैं, कल हम देखेंगे फंक्शनलिज्म एंड ऑर्गेनिक सोसाइटी। तो कल के लेक्चर में हम क्या क्या देखेंगे? फंक्शनलिज्म एंड ऑर्गेनिक सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, क्रिटिसिज्म ऑफ थ्योरी ऑफ फंक्शनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि फंक्शनलिज्म, अभी तो हम फंक्शनलिज्म का सब अच्छा देख रहे हैं, हमने फंक्शनलिज्म के बारे में कुछ भी क्रिटिक नहीं पढ़ा, वो क्या नहीं बता पाते हैं या क्या गलत तरीके से बता रहे हैं, वो भी देखेंगे। उसमें जो मेन टॉपिक है, इसमें बच्चे जो डाउट रहता है, एक तो टेलियोलॉजी एंड टोटोलॉजी, इसमें बच्चों को डाउट रहता है। ये टॉपिक मैं क्लियर करा दूंगा कल आपका, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है और ये कैसे फंक्शनलिस्ट थॉट से रिलेट कर पाते हैं। फिर हम कुछ इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स देखेंगे टेलियोलॉजी और टोटोलॉजी के, और फिर ये खत्म हो जाएगा अपना टॉपिक। सिंबॉलिक इंटरेक्शन जब हम पढ़ चुके हैं, और फिर उसके बाद हम देखेंगे इमाइल दरखाइम। तो फंक्शनलिस्ट पढ़ने के बाद या फंक्शनलिज्म पढ़ने के बाद हम फिर पहला थिंकर जो पढ़ेंगे इमाइल दरखाइम। ये शायद 2 लेक्चर के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं इमाइल दरखाइम। तो अब सोशियोलॉजी आपकी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब हम थिंकर्स देखने वाले हैं। तो जब स्टूडेंट्स के बीच थिंकर्स का जो पोर्शन स्टार्ट होता है, वो थोड़े एंथुसियास्टिक हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहते हैं और बच्चे इनको ईजिली समझ पाते हैं। और क्योंकि मैंने बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल यूज किए हैं, तो आपके लिए तो सोशियोलॉजी होगी केक वॉक। तो चलिए कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जुड़े रहिए, देखते रहिए। थैंक यू।